आज के इस खास एनालिसिस में हम उस घटना के बारे में बात करने वाले हैं जिसे हमारा देश शायद ही कभी भूल सकता है, 26/11। लेकिन आज हम सिर्फ तारीखों की बात नहीं करेंगे, बल्कि उस जज्बे की बात करेंगे जो उस रात दिखा था। जरा इमेजिन कीजिए, 26 नवंबर 2008 की वो रात मुंबई में रोज की तरह एकदम आम रात थी। समंदर की ठंडी हवाएं चल रही हैं, लोग अपने अपने ऑफिस से घर लौट रहे हैं, शहर अपनी उसी तेज रफ्तार में भाग रहा है। लेकिन फिर लिटरली कुछ ही मिनटों के अंदर ये खूबसूरत शहर एक भयानक जंग के मैदान में बदल जाता है। तो चलिए सीधे गहराई में उतरते हैं और उन असली हीरोज की कहानी को समझते हैं जिन्होंने इस देश के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। तो ये बात है 26 नवंबर 2008 की। रात के करीब 9:20 हो रहे थे। हमारे सोर्सेज बताते हैं कि ये लिटरली वो पल था जब शहर की शांति अचानक पूरी तरह से टूट गई। मतलब जहां मुंबई की सड़कों पर आम ट्रैफिक का शोर होना चाहिए था, वहां अचानक से ऑटोमेटिक हथियारों की गोलियों की आवाजें गूंजने लगीं। जो शहर कभी सोता नहीं था ना, वो सच में कुछ ही पलों में दहशत से एकदम सुन्न पड़ गया। और पता है सबसे डरावनी बात क्या थी? ये खौफ किसी एक गली या नुक्कड़ तक लिमिटेड नहीं था। सीएसटी स्टेशन, ऐतिहासिक ताज होटल, ओबेरॉय ट्राइडेंट और नरीमन हाउस। इस अटैक का स्केल, मतलब इसका पैमाना इतना बड़ा था कि कोई यकीन ही नहीं कर पा रहा था। सिर्फ 10 आतंकी और उनके निशाने पर था पूरा का पूरा मुंबई शहर। उनका साफ मकसद था एक साथ कई जगहों पर हमला करके पूरे शहर को पूरी तरह से पैरालाइज कर देना। 60 घंटे, जी हाँ, पूरे 60 घंटे। ये वो टाइम है जब तक ये दिल दहला देने वाली जंग लगातार चलती रही। इमेजिन कीजिए, एक ऐसी घड़ी जहां हर गुजरता हुआ सेकंड किसी न किसी की जिंदगी और मौत का फैसला कर रहा था। ये कोई आम इनकाउंटर नहीं था, ये इस शहर के सीने पर एक बहुत गहरा और लंबा जख्म था। चलिए देखते हैं कि इन 60 घंटों की शुरुआत आखिर कैसे हुई। हमारी पहली लाइन ऑफ डिफेंस, सीएसटी स्टेशन पर दिखी वो अकल्पनीय बहादुरी। जैसे हमले शुरू हुए ना, हमारी मुंबई पुलिस ने बिना एक भी सेकंड वेस्ट किए तुरंत मोर्चा संभाल लिया। और ये समझना बहुत ज़रूरी है, उन पुलिस वालों ने किसी बड़े बैकअप का या स्पेशल फोर्सेस का इंतजार नहीं किया। अपनी जान की परवाह किए बिना वो आम लोगों को बचाने के लिए सीधे कूद पड़े। उस रात वही हमारे सबसे पहले रक्षक थे। अगर हम उस वक्त की सिचुएशन को देखें तो सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक तरफ वो 10 आतंकी थे जो सिर से पैर तक भारी और एकदम मॉडर्न जानलेवा हथियारों से लैस थे, और दूसरी तरफ हमारी मुंबई पुलिस और तुकाराम ओम्बले जैसे वीर, जिनके पास या तो हथियार थे ही नहीं या फिर लाठी जैसे बिल्कुल बेसिक हथियार थे। लेकिन, और यही सबसे बड़ा लेकिन है, हथियारों की इस भयंकर कमी के बावजूद उनके पास जो सबसे बड़ी ताकत थी ना, वो था उनका अदम्य साहस। उन्होंने खतरे को देखकर पीठ नहीं दिखाई, बल्कि मौत की आंखों में आंखें डालकर उसका डटकर सामना किया। और इसी अदम्य साहस का एक ऐसा रिजल्ट सामने आया जो हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गया। हम बात कर रहे हैं शहीद तुकाराम ओम्बले जी के उस सर्वोच्च बलिदान की। सोर्सेज में साफ लिखा है कि वो निहत्थे थे, उनके शरीर को गोलियां छलनी कर रही थीं, लेकिन उन्होंने अजमल कसाब की राइफल की बैरल को अपने नंगे हाथों से ऐसे जकड़ लिया कि उसे हिलने तक का मौका नहीं मिला। उनकी इस अनबिलीवेबल बहादुरी की वजह से ही कसाब जिंदा पकड़ा जा सका, और उसी एक इंसान की गिरफ्तारी ने इस पूरी खौफनाक साजिश का पर्दाफाश दुनिया के सामने कर दिया। लेकिन घेराबंदी अभी और गहरी होनी थी। जैसे जैसे रात बढ़ रही थी, हालात हाथ से फिसलते जा रहे थे। मुंबई पुलिस अपनी पूरी जी जान लगा रही थी, लेकिन आतंकियों के उन ऑटोमेटिक और भारी हथियारों के सामने स्थिति लगातार बिगड़ रही थी। और तभी देश के सबसे खतरनाक मिशंस के लिए हमेशा तैयार रहने वाले हमारे इलीट नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स यानी एनएसजी कमांडोज को तुरंत दिल्ली से एयरलिफ्ट करके मुंबई लाया गया। जब एनएसजी की टीम वहां पहुंची तो उनके सामने सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक चैलेंज था ऐतिहासिक ताज होटल। अंदर का नज़ारा किसी बुरे सपने से भी ज्यादा भयानक था। हर तरफ आग, दम घोंट देने वाला धुआं और हर अंधेरे कोने में छिपा हुआ मौत का खतरा। होटल के इतने सारे कमरे, भूल भुलैया जैसी सीढ़ियां और कमांडोज को इसी तबाही और अंधेरे के बीच से रास्ता बनाते हुए अंदर फंसे हुए लोगों को सही सलामत बाहर निकालना था। इट्स लाइक आप एक ऐसे चक्रव्यूह में घुस रहे हैं जहां हर कदम पर मौत घात लगाए बैठी है। और इसी खौफनाक माहौल के बीच ताज होटल के अंदर इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को लीड कर रहे थे मेजर संदीप उन्नीकृष्णन। एक ट्रू लीडर किसे कहते हैं, ये उन्होंने उस रात साबित कर दिया। उन्होंने अपनी टीम को पीछे नहीं रखा, बल्कि खुद को सबसे आगे रखा।
इस भयंकर अफरा-तफरी में भी एकदम शांत रहकर उन्होंने अपनी जान पर खेलकर कई बंधकों को वहां से सुरक्षित निकाला। उस घने काले अंधेरे में उनकी निस्वार्थ सेवा सच में उम्मीद की एक बहुत बड़ी किरण थी। लेकिन इस ऑपरेशन में एक ऐसा पल आया जिसने सब कुछ बदल दिया। गोलियों की भारी बौछार हो रही थी और तभी उनका एक साथी कमांडो बुरी तरह घायल हो गया। सिचुएशन हद से ज्यादा क्रिटिकल हो चुकी थी और ऐसे में मेजर संदीप ने एक पल भी नहीं सोचा। अपने घायल साथी को बचाने के लिए वो उस आग और गोलियों की बारिश के बीच अकेले ही आगे बढ़ गए। एक असली लीडर की तरह उन्होंने अपनी टीम की जान को अपनी खुद की जान से कहीं ऊपर रखा। और उसी पल कुछ ऐसे शब्द गूंजे जिन्हें हमारा देश शायद ही कभी भूल पाएगा। ऊपर मत आना, मैं उन्हें संभाल लूंगा। ये कोई फिल्मी डायलॉग या आम शब्द नहीं है। हमारे सोर्सेज के मुताबिक ये मेजर संदीप उन्नीकृष्णन के आखिरी शब्द थे। अपनी टीम को, अपने साथियों को बचाने के लिए उन्होंने उन्हें पीछे रुकने का ऑर्डर दिया और अकेले ही उन खूंखार आतंकियों से भिड़ गए। बस यही वो पल था जब देश का एक वीर बेटा हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया। तो अगर हम इस पूरे 60 घंटे के खौफनाक टाइमलाइन को एक साथ रख कर देखें तो रात 9:20 पर पहली गोली चली। पहली ही रात को CST पर मुंबई पुलिस ने अपनी जान की बाजी लगा दी। दूसरे दिन NSG कमांडोज ने इस भयंकर घेराबंदी का मोर्चा संभाला। फिर आता है वो फाइनल फेज जहां मेजर संदीप ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया और फाइनली 60वें घंटे में जाकर ये लंबी और दर्दनाक जंग खत्म हुई। बाकी बचे हुए बंधकों को बचा लिया गया और सभी आतंकियों का खात्मा कर दिया गया। उनके इस सर्वोच्च बलिदान को सम्मान देना तो बनता है। जब ये 60 घंटे की जंग खत्म हुई ना, तो मुंबई ने राहत की सांस जरूर ली, लेकिन देश ने अपने सबसे बहादुर बेटों को खो दिया था। बंदूकों की आवाज तो शांत हो गई थी, लेकिन पूरे देश में एक बहुत ही भारी सन्नाटा पसर गया था। ये वो पल था जब पूरा का पूरा देश इन वीरों के अकल्पनीय साहस और इस भारी नुकसान के सामने पूरे सम्मान के साथ नतमस्तक था। और एक कृतज्ञ राष्ट्र के रूप में हमने इस सच्ची वीरता को सलाम किया। सबसे पहले तुकाराम ओम्बले जी की उस निहत्ती अनबिलीवेबल बहादुरी को, और फिर मेजर संदीप उन्नीकृष्णन के उस निस्वार्थ और बेमिसाल लीडरशिप को। इन दोनों ही हीरोज को मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च शांतिकालीन सैन्य सम्मान अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। ये अशोक चक्र सिर्फ एक मेडल नहीं है, ये इस बात का प्रतीक है कि उनके इस सर्वोच्च बलिदान का कर्ज ये देश कभी नहीं चुका पाएगा और उन्हें हमेशा याद रखेगा। और यहीं से जन्म होता है एकजुटता और साहस की एक अमर विरासत का। देखिए, 26/11 सिर्फ कोई आम आतंकी हमला नहीं था। सोर्सेज ये साफ बताते हैं कि आज ये दिन हमारी ताकत, हमारे कभी ना टूटने वाले जज्बे और पूरे भारत की एक अटूट एकजुटता का सबसे बड़ा प्रतीक बन चुका है। उन आतंकियों ने सोचा था कि वो हमें तोड़ देंगे, हमें डरा देंगे, लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। हम पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और एक होकर उभरे। तो अंत में ये पूरी घटना हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। हम सब, और खास तौर पर हमारे आज के युवा, हमारे स्टूडेंट्स जो इस देश का भविष्य है, वो इन राष्ट्रीय नायकों की इस अटूट भावना और देशभक्ति को आगे कैसे लेकर जाएंगे। जो शांति आज हमें मिली है, उसकी जो इतनी भारी कीमत इन वीरों ने अपनी जान देकर चुकाई है, उसे हम कैसे याद रखेंगे। ये महज एक कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको गहराई से सोचना चाहिए। आज के इस एनालिसिस में बस इतना ही। इस जज्बे को हमेशा अपने दिलों में जिंदा रखिए। जय हिंद।